दोस्तों, जैसा कि आपको संज्ञान है, हमने करीब 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शनिवार को, और उसके बाद एक और परसों की थी, और समय मांगा था चुनाव आयोग से ये याचिका देने के लिए, समझाने के लिए, विस्तार से उनसे मांग करने के लिए। यद्यपि हमारे को बड़ा निराशा हुई कि चुनाव के पहले सत्र 7 तारीख के पहले हमें समय नहीं मिला, फिर भी हमको आज बुलाया गया। मेरे सब मित्र यहाँ पर हैं साथ में, तारिक जी हैं, उदित जी हैं। हम लोग अभी जाके विस्तार से मिल के आए हैं पूरे कमीशन से। उन्होंने बहुत सब्र के साथ हमें सुना। जो हमने उनको बताया उसके ये बिंदु हैं। मुख्य बिंदु ये है कि ये एक बहुत ही गंभीर आघात है संविधान के मूल ढांचे पर। ये बहुत गंभीर आघात इसलिए है क्योंकि जो समतल ज़मीन आवश्यक है गणतंत्र और लोकतंत्र के लिए, जो समतल ज़मीन के बिना गणतंत्र और लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता, और जिसको उच्चतम न्यायालय ने बार बार बेसिक स्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग माना है, और जिसका संरक्षक है चुनाव आयोग, उस पर बीजेपी दिन प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के विषय में और अन्य जगह भी बार बार आक्रमण कर रही है। और हमने प्रोटेक्शन मांगा है, एक्शन मांगा है चुनाव आयोग का इसके विषय में। ये अजीबोगरीब बात इसलिए है कि लगभग 18 महीने पहले जो जांच शुरू की गई मुख्य कोतवाल द्वारा, यानी छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, महादेव ऐप के विषय में लगभग 500 गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अकाउंट्स बरामद किए गए। लिखित रूप से हमने आपके समक्ष रखा, चुनाव आयोग को दिया। 18 महीने से ये चल रही है कार्रवाई। 5-6 महीने पहले मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से मांग की कि कुछ लोग इसके छत्तीसगढ़ से हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद 30 अगस्त को औपचारिक रूप से मांग की कि इस ऐप को बैन कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है। केंद्र सरकार के ईडी खुद जांच शुरू कर देते हैं 6-8 महीने पहले दुबई से, कोई ठोस कार्य नहीं करते हैं। और जैसे ही चुनाव छत्तीसगढ़ का पास आता है तो पिछले एक हफ्ते में आप दिन प्रतिदिन नए वक्तव्य देख रहे हैं, नए प्रमाण पत्र देख रहे हैं बीजेपी के नेताओं द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और चुनाव और ईडी द्वारा। विचित्र बात नंबर 1 कि मिनिस्टर ऑफ आईटी कहते हैं कि मैंने परसों बैन इसलिए किया ये ऐप, परसों, तारीख नोट करिए, परसों यानी 6 तारीख को, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले मांग नहीं की मेरे से ऐप बैन करने के लिए। अरे भाई, किसको बताएं कि क्या बैन करने का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार उनके मंत्रालय में है कि नहीं? क्या बैन करने से पहले पूर्व अनुमति चाहिए प्रदेश सरकार की? क्या प्रदेश सरकार के कहने से वो काम करते हैं? ऐसा अजीबोगरीब लिखित वक्तव्य है माननीय मंत्री महोदय का। दूसरा, ये कहती है ईडी कि सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, मैं कोट कर रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं हैं, हमको लगता है कि बहुत घोर चीज़ें हो रही हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं, गैरकानूनी हो रही हैं, और रुपया आ रहा है बाहर से छत्तीसगढ़ को इलेक्शन चुनाव को फंड करने के लिए। ये कैसा वाक्य हुआ भैया? सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, यानी आप भविष्य में तहकीकात करेंगे लेकिन आरोप प्रत्यारोप आज करेंगे, चुनाव की समतल ज़मीन को खराब आज करेंगे, लोगों को गुमराह आज करेंगे। और तीसरी बात कि ईडी बार बार ये दिखाती है कि उसके पास पूरे तथ्य हैं, लेकिन जिन के नाम लिए हैं चार्जशीट में उनके विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं बताया है कि कैसे महादेव ऐप से वो संबंधित हैं। कई जो अफसर हैं सीएमओ में, उनके नाम दिए गए हैं, वर्मा जी, भाटिया जी, मनीष वगैरह इत्यादि इत्यादि। सीएम के ऑफिस के अफसरों पे आरोप लगाया है। वो जब अस्पताल में है तो उनकी तहकीकात की गई है, प्रश्नोत्तर किया गया है, लेकिन एक्चुअल चार्जशीट में एक शब्द नहीं है कि क्या उनका संबंध है महादेव ऐप से। नंबर 3, अगर इतना घोर चीज़ हो रही थी तो पिछले 6-8 महीने में आपने कोई अरेस्ट क्यों नहीं किया?
और ऐप को बैन परसों क्यों किया? ये सब कुछ चुनाव के एक हफ्ते के वक्त क्यों हो रहा है? हर दिन नए वक्तव्य क्यों आ रहे हैं, इंटरव्यू नए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि हार निश्चित है, सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार सामने दीवार पे लिखी है। अब आप उसके लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं अंतिम चरण में। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा कि मुख्य कोतवाल सब कुछ कर लेता है और जो बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, ईडी, जो अपने आप को कोतवाल कहता है, वो 1.5 साल बाद आता है चुनाव के एक हफ्ते पहले और इस बात को उछालने का प्रयत्न करता है। तो इलेक्शन डिपार्टमेंट से आप जीत नहीं पाएंगे चुनाव। हम बीजेपी को ये विनम्रता से कहना चाहते हैं, आप ये चुनाव ऑलरेडी हार गए हैं, लेकिन ये साफ दिखाता है कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का आपने नष्ट किया। इसीलिए हम संरक्षण मांग रहे हैं चुनाव आयोग का और हमने कहा है कि इस प्रकार की चीज़ों से कम्प्लीटली रोकथाम होनी चाहिए कि ईडी जब चाहे जहाँ चला जाए, जो चाहे जो वक्तव्य दे। Friends, very briefly in English, in 2 minutes. As you know, we have taken press conferences on this issue. As you know, that some very strange things are happening in the central government, in the BJP party and in the ED. As far as the election in Chhattisgarh is concerned, it is self-evident to anybody who knows anything of the ground in Chhattisgarh that the BJP is hurtling towards certain defeat. Therefore, they have now roped in their election department ally, their Gathbandhan coalition partner, the ED, to start something quite amazing. An investigation started on a registered case by the Chhattisgarh government on March 2022, 18 months ago, leading to 499 arrests, hundreds of phones and laptops seized, investigation conducted in Maharashtra, Karnataka, Telangana, etc., all handed over to the central government. Central government does nothing. They don't ban the app till 2 days ago. They don't arrest anybody. They tell people to give interviews sitting in Dubai against Mr. Bhupesh Baghel. They make an allegation that so much money, 538 crores, has travelled across the borders from Dubai to India. Who mans the custom borders? Who has the RAW and the IB? Who has the border police? And most important, during this time, the allegation is during election this money has moved. That's also an insult to the Election Commission. Apparently, the allegation by the BJP suggests that under the nose of the Election Commission money is moving. How is Chhattisgarh responsible for it? Does the jurisdiction of Chhattisgarh government go beyond the borders of India? We also want to condemn the cheap politicization of this whole issue because you are losing the elections. The Minister of IT gives an amazing, unprecedented statement that I banned this app 2 days ago because Chhattisgarh government never asked me earlier to ban. I only wish that he listened to the Chhattisgarh government or that he did everything with the permission of the Chhattisgarh government, that he has no power to do it on his own. The Honorable Prime Minister is every day giving a certificate of guilt regarding Chhattisgarh in each and every of his speech. I think this is the heart of the level playing field issue. The level playing field directly impinges on free and fair elections, on democracy, and therefore violates the basic structure of the Constitution. That is why we have turned to the Election Commission, the mega constitutional policeman of this jurisdiction, to put an immediate stop to the activity of the election department of the BJP, the ED, that they will enter wherever they want, they will go to any state they want, they will give any statement they want. We condemn this and we turn to the EC for immediate prompt action. Sir, PM has once again raised this matter and he has called the chief minister 30% kappa. देखिए, वो तो हर दिन ये वक्तव्य उनके आ रहे हैं। अभी हमारा ये जो डेलीगेशन है वो किसी दूसरे मुद्दे पे गया था मिलने, लेकिन एक बात जाहिर है, जैसे जैसे चुनाव के अंतिम चरण आ रहे हैं, जैसे जैसे सब आंकड़े, उनके सर्वे, हमारे सर्वे, आम आदमी ज़मीन पर, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक कार्यकर्ता,
चाहे बीजेपी के हों, जैसे जैसे वो बता रहे हैं कि इसमें हार निश्चित है, बड़ी हार निश्चित है, तो माननीय प्रधानमंत्री की तीव्रता बढ़ रही है। उनकी आवाज़ में एक घबराहट और बौखलाहट आपको दिन प्रतिदिन दिख रही है। उदाहरण के तौर पे आज एक आरोप लगाया उन्होंने कि हमने गुमराह किया है चुनाव आयोग को किसी कंप्लेंट के विषय में। जहाँ तक मुझे पता है, अगर मेरी पीठ के पीछे दिए तो पता नहीं, लेकिन कोई भी ऐसी कंप्लेंट कांग्रेस ने अभी तक दी नहीं है। शायद हम भविष्य में दें, तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन अभी तक हमने कोई कंप्लेंट दी नहीं है। और वहाँ माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कांग्रेस गुमराह कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये सब एक ही चीज़ का द्योतक है, भय, घबराहट, बौखलाहट और हारने की निश्चित एक जो दिख रही है आपको लिखित चीज़ दीवार पे सामने। सर सवाल था, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि आप लोग चुनाव साजिश कर रहे हैं, चुनाव आयोग को गुमराह करके जो लोगों को फ्री में अनाज मिलना है उसको लेकर गुमराह कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जिस भी अदालत में जाना हो वो चले जाए, देश में दुनिया में जहाँ पे भी वो जनता की अदालत में जाए। दोनों का मैं तो जनता की अदालत की तो बात कर रहा हूँ तब से। जनता की अदालत में तो आपकी हार होने वाली है 7 तारीख को और 15 तारीख को और 17 तारीख को। और दूसरा, ये जो अभी घोषणाएं हुई हैं पिछले 4 दिन में गिन लीजिए, मैं ये फ्री खाना दूंगा, मैं ये फ्री 5 साल और बढ़ाऊंगा, मैं ये और जो हम कर रहे हैं। अभी परसों किया माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की। तो आप कहें तो बड़ी नीति है, हम कहें तो रेवड़ी है। ये किस प्रकार की एक तर्क हुआ? सर 10 दिन से कम समय बचा है दूसरे चरण के मतदान में। अब आप चुनाव आयोग के पास आए तो लगता है कि मतलब कुछ संरक्षण देंगे कि जो आप मांग कर रहे हैं कुछ असर होगा? ये उनका ऑब्लिगेशन है, संवैधानिक संस्था है। हम यहाँ थोड़ी उनको सिखाने के लिए कि उनका क्या उत्तरदायित्व है। निश्चित रूप से काम ही है उनका, और ये तो हमेशा 6 हफ्ते में ही होता है, 2-2 दिन में होता है, 1-1 दिन में होता है। चेतावनी होती है, प्रतिबंध होता है, वार्निंग होती है, रुकावट होती है इन चीज़ों में। अब देखिए, उनको सब तरफ रिमोट दिखता है, तो उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। सिर्फ एक जगह उनको रिमोट नहीं दिखता है, वो है नागपुर। वो खुद वहाँ के प्रचारक हैं, वहाँ का रिमोट उनको नहीं दिखता है। उनको रिमोट हमेशा, पहले ये आरोप था गांधी परिवार के, अब हो गया आरोप खड़गे जी के बारे में, पहले आरोप था मनमोहन सिंह जी के बारे में। आखिर हम 2 चुनाव जीते हैं राष्ट्रीय स्तर पे और कम से कम 15 चुनाव जीते हैं असेंबली में। तो रिमोट कंट्रोल जहाँ आप देखना चाहते हैं वहाँ देखते हैं। और मैं तो एक चीज़ और कहूँगा, इस पूरी सरकार का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल एक ही व्यक्ति के हाथ में है। वो रिस्क बोर्ड रोल में बैठता है, उससे पूछिए कि उनके मंत्रियों पे कितना डेलीगेशन है। हर चीज़ उनके उठने बैठने से लेके करने काम करने की शैली में पूरा रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री अपने हाथ पे रखते हैं और हमको बता रहे हैं, सीख दे रहे हैं रिमोट कंट्रोल की। सर, यहाँ आपको समय नहीं दिया गया, लास्ट में अब इलेक्शन हो गए हैं, क्या इसमें भी राजनीति के या दबाव है? अब देखिए, वो बात रात गई वाली बात है। हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने देखी है। सब लोग समझते हैं कि अगर 7 तारीख को चुनाव है तो हमको तो 5 तारीख को लिखित रूप से बुला लिया गया था। उसके बाद वो लिखित रूप से कैंसिल हुआ आखिरी मिनट पे। होना चाहिए 7 के पहले, क्योंकि एक चरण निकल गया, लेकिन हुआ सो हुआ। थैंक यू।